दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे आसपास की दुनिया वैसी नहीं है जैसी हमें दिखाई देती है? कभी कभी हकीकत कल्पना से भी ज्यादा खौफनाक होती है। आज मैं आपके लिए कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्ची घटना लेकर आया हूं जिसे सुनने के बाद शायद आज की रात आप चैन से सो न पाएं। अंधेरा होने से पहले अपने कमरों के दरवाजे बंद कर लीजिए, क्योंकि ये दास्तां आपको अंदर तक झकझोर देगी। अगर आप हिम्मत वाले हैं तो ही इस वीडियो को अंत तक देखें। और हाँ, शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आज की रात बहुत लंबी होने वाली है। भैरवपुर की गलियों में सन्नाटा सिर्फ रात की वजह से नहीं था, बल्कि उस खौफ की वजह से था जो सोनाली के रूप में वहां रहता था। रवि ने सोचा था कि वो उस रहस्य को सुलझा लेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो अपनी मौत का पीछा कर रहा है। जब रात के 12 बजे सोनाली का शरीर बीच से फटने लगा तो मंजर शब्दों से परे था। उसकी हड्डियों के टूटने की आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। उसका आधा चेहरा अभी भी वही सुंदर सोनाली थी, जिसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन आधा चेहरा किसी सड़े हुए मांस और जलती हुई आंखों वाले राक्षस का था। वह मंजर कुछ ऐसा था। सुंदर हिस्सा, रवि भाग जाओ, मैं खुद को नहीं रोक पा रही। डरावना हिस्सा, एक कर्कश हंसी के साथ, बहुत देर हो चुकी है, मुझे ताजा खून की महक आ रही है। रवि पीछे मुड़ा और पागलों की तरह भागने लगा, लेकिन जंगल के पेड़ जैसे उसकी राह रोकने लगे। अचानक हवा में एक बर्फीली ठंडक छा गई। सोनाली या जो कुछ भी वो अब थी, उसके ठीक सामने हवा में लटकी हुई थी। उसके नाखून काले और 2 इंच लंबे हो चुके थे। उसने रवि का गला हवा में ही दबोच लिया और फुसफुसाते हुए कहा, दिन का सूरज मेरी कैद है, पर ये रात मेरा साम्राज्य है। अब तेरी चीखें इस जंगल की मिट्टी में दफन होंगी। अगली सुबह रवि का नामो निशान नहीं था, बस उस जगह की मिट्टी लाल पड़ चुकी थी। आज भी भैरवपुर के लोग रात को खिड़कियां बंद कर लेते हैं, क्योंकि सबको पता है कि अगर रात के अंधेरे में कोई सुंदर लड़की रास्ता पूछे तो वो रास्ता सीधे शमशान की ओर जाता है। भैरवपुर का ये खौफ अब सिर्फ एक अफवाह नहीं, बल्कि एक श्राप बन चुका था। रवि के गायब होने के बाद गांव में मातम था, लेकिन डर उससे भी बड़ा था। गांव के मुखिया ने शहर से एक अघोरी तांत्रिक रुद्र को बुलाया। रुद्र के गले में नरमुंडों की माला और माथे पर भस्म लगी थी। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे वो सीधे रूह के पार देख सकता हो। भैरवपुर का अंतिम न्याय, तांत्रिक बनाम चुड़ैल। रुद्र ने गांव की सीमा पर कदम रखते ही अपनी आंखें बंद की और ठंडी सांस लेकर बोला, यहाँ की हवा में मासूमियत नहीं, सड़े हुए मांस की गंध है। वो लड़की इंसान नहीं, एक छलावा है। उस रात रुद्र ने जंगल के उसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे घेरा बनाया और शव साधना शुरू की। ठीक 12 बजे सन्नाटा चीरती हुई एक मीठी पायल की आवाज आई। आमना सामना। सोनाली धीरे धीरे अंधेरे से बाहर निकली। उसका आधा चेहरा चांदनी में चमक रहा था और आधा हिस्सा साए में छिपा था। सोनाली मीठी आवाज में, बाबा इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? घर चले जाओ, वरना रात तुम्हें खा जाएगी। रुद्र कड़क आवाज में, तेरा खेल खत्म हुआ, रक्त पिशाचनी। तूने इस गांव की मिट्टी को निर्दोषों के खून से सींचा है। अचानक सोनाली का वो खूबसूरत चेहरा किसी कागज की तरह फट गया। उसके अंदर से एक काला धुआं निकला और वो अपने असली भयानक रूप में आ गई। उसके हाथ जमीन तक लंबे हो गए और वो चीखते हुए रुद्र की ओर झपटी। भयानक युद्ध। रुद्र ने अपने थैले से अभिमंत्रित राख निकाली और हवा में उछाल दी। जैसे ही वो राख सोनाली के जिस्म पर गिरी, उसका शरीर जलने लगा। वो हवा में गोल गोल घूमने लगी और उसकी आवाज हजारों औरतों के रोने की आवाज में बदल गई। उसने जोर से दहाड़ते हुए कहा, मुझे कोई नहीं मिटा सकता, मैं इस गांव के पापों की पैदाइश हूं। रुद्र ने अपनी छाती पर बना एक टैटू छुआ और मंत्र पढ़ने लगा। अचानक जमीन फटने लगी और उसमें से रवि और उन तमाम लोगों के कंकाल बाहर आने लगे जिन्हें सोनाली ने मारा था। उन रूहों ने सोनाली के पैरों को जकड़ लिया। अंतिम मंजर, सोनाली का शरीर धीरे धीरे मिट्टी में तब्दील होने लगा। आखिरी पल में उसने तांत्रिक की ओर देखा और एक डरावनी मुस्कान के साथ बोली, मैं जा रही हूं, पर याद रखना, हर खूबसूरत चेहरे के पीछे एक अंधेरा कोना हमेशा रहेगा। सुबह जब सूरज उगा तो पीपल का वो पेड़ पूरी तरह राख हो चुका था। सोनाली फिर कभी गांव में नहीं दिखी। लेकिन कहते हैं कि आज भी अगर कोई लड़का भैरवपुर के पास के तालाब में अपना चेहरा देखता है तो उसे पानी में अपनी परछाई के बगल में एक सुंदर लड़की का अक्स दिखाई देता है, जो उसे अंदर खींचने के लिए हाथ बढ़ाती है। भैरवपुर का वो तालाब देखने में जितना शांत था, उसकी गहराइयों में उतना ही भयानक नरक छिपा था। जब तांत्रिक रुद्र ने तालाब के किनारे खड़े होकर अपना मंत्रोच्चार शुरू किया तो पानी का रंग अचानक काला पड़ने लगा और उसमें से सड़ी हुई लाशों की गंध आने लगी। रुद्र ने अपनी जलती हुई मशाल पानी की ओर फेंकी और जो दिखा उसने पूरे गांव के होश उड़ा दिए। पाताल का द्वार, तालाब का खौफनाक सच।
तालाब के तल में कोई जमीन नहीं थी, बल्कि वहां हजारों इंसानी खोपड़ियों का एक महल बना हुआ था। सोनाली अकेली नहीं थी, वो तो बस एक मोहरा थी। असली शैतान तो उस तालाब की गहराई में सो रहा था। तालाब के नीचे का मंजर, कंकालों की सीढ़ियां। तालाब के नीचे जाने के लिए हड्डियों से बनी सीढ़ियां थीं, जो सीधे एक प्राचीन गुफा की ओर जाती थीं। अतृप्त आत्माएं, वहां वे सभी लोग कैद थे जिन्हें सोनाली ने आज तक मारा था। उनकी रूहें पानी के अंदर तड़प रही थीं, क्योंकि उनकी मौत सामान्य नहीं थी, उन्हें बलि के रूप में इस्तेमाल किया गया था। प्राचीन मूर्ति, गुफा के केंद्र में एक पत्थर की मूर्ति थी, जिसका चेहरा बिल्कुल सोनाली जैसा था, लेकिन उसके 4 हाथ थे और हर हाथ में एक कटा हुआ सिर था। भयानक खुलासा। रुद्र ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि सदियों पहले इस गांव में एक सुंदर नर्तकी को डायन घोषित कर जिंदा इसी तालाब में डुबो दिया गया था। मरते वक्त उसने श्राप दिया था कि वो हर पीढ़ी में एक सोनाली बनकर पैदा होगी और गांव के मर्दों के खून से अपनी प्यास बुझाएगी। अचानक तालाब का पानी खौलने लगा। पानी के अंदर से एक गूंजती हुई आवाज आई, रुद्र, तूने सिर्फ एक शरीर को मिटाया है, उस प्यास को नहीं जो सदियों पुरानी है। इस तालाब का हर कतरा मेरा है। रवि का अंतिम संदेश। तभी पानी की सतह पर एक साया उभरा। वो रवि था, लेकिन उसकी आंखें सफेद थीं और शरीर पारदर्शी। उसने तांत्रिक की ओर हाथ बढ़ाया और बुदबुदाया, इसे मत रोकना बाबा, यहां शांति है, हम सब अब इसी का हिस्सा हैं। अंतिम चेतावनी। रुद्र समझ गया कि इस शक्ति को खत्म करना नामुमकिन है। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर तालाब के चारों ओर एक लक्ष्मण रेखा खींच दी और गांव वालों को सख्त हिदायत दी, इस तालाब का पानी कभी मत छूना। जिस दिन इस रेखा को किसी इंसान के खून की एक भी बूंद छुएगी, सोनाली फिर से बाहर आ जाएगी। आज भी वो तालाब भैरवपुर के बाहरी इलाके में मौजूद है। लोग कहते हैं कि पूर्णिमा की रात को तालाब का पानी अपने आप ऊपर उठता है और उसमें से सोनाली की खिलखिलाहट सुनाई देती है। बरसों बीत गए। तांत्रिक रुद्र की खींची हुई वो सुरक्षा रेखा अब झाड़ियों और मिट्टी के नीचे दब चुकी थी। गांव के लोग उस पुराने खौफ को भूल चुके थे और नई पीढ़ी के लिए वो तालाब बस एक पिकनिक स्पॉट बन गया था। एक दोपहर शहर से आए कुछ लड़के लड़कियां वहां मस्ती कर रहे थे। उनमें से एक लड़का आर्यन अपनी प्रेमिका को डराने के लिए उस तालाब के किनारे पर गया। खूनी गठबंधन, रेखा का अंत। आर्यन ने मजाक में कहा, देखो, मैं इस भूतिया तालाब का पानी छूने जा रहा हूं। जैसे ही उसने झुककर पानी छूने की कोशिश की, उसका पैर एक नुकीले पत्थर से टकराया। एक गहरा कट लगा और खून की 3 बूंदें सीधे उस मिट्टी पर गिरी जहां तांत्रिक की रेखा दबी हुई थी। अचानक पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। चिड़ियों ने चहकना बंद कर दिया। वो भयानक वापसी। जमीन से एक ऐसी चीख निकली जैसे हजारों शीशे एक साथ टूटे हों। तालाब का पानी, जो अब तक स्थिर था, अचानक एक बवंडर की तरह घूमने लगा। काली परछाई। पानी के बीचों बीच से एक काला साया धीरे धीरे ऊपर उठा। चेहरा, वो साया धीरे धीरे एक खूबसूरत लड़की की शक्ल लेने लगा। वही रेशमी बाल, वही चमकती आंखें। सोनाली वापस आ चुकी थी। उसने आर्यन की ओर देखा और एक ऐसी मुस्कान दी जो दिल चीर दे। इतने सालों की प्यास और आज इतना ताजा खून। तालाब का नरसंहार। आर्यन के दोस्त चिल्लाते हुए भागने लगे, लेकिन वे जहां भी दौड़ते, जमीन से कंकालों के हाथ निकलकर उनके पैर जकड़ लेते। तालाब के नीचे कैद वे रूहें, जो अब सोनाली की गुलाम बन चुकी थीं, एक एक करके लगी। सोनाली हवा में तैरती हुई आर्यन के पास पहुंची। उसने अपना हाथ आर्यन के सीने पर रखा। उसके नाखून धीरे धीरे खाल के अंदर धंसने लगे। सोनाली की आवाज अब वो मधुर नहीं, बल्कि हजारों भूखी आत्माओं की गूंज थी। रुद्र ने मुझे कैद किया था, पर तुमने मुझे आजाद कर दिया। अब इस गांव का कोई भी घर चिराग जलाने लायक नहीं बचेगा। अंतिम दृश्य। अगली सुबह भैरवपुर के लोगों ने देखा कि उस तालाब का पानी पूरी तरह से लाल हो चुका था। तालाब के किनारे आर्यन का चश्मा पड़ा था और पानी की सतह पर एक सफेद साया तैर रहा था, जिसका चेहरा बिल्कुल सोनाली जैसा था। पर इस बार एक फर्क था। सोनाली अकेली नहीं थी, उसके पीछे रवि और आर्यन के साए भी खड़े थे, जो अब उसकी सेना का हिस्सा बन चुके थे। गांव की सीमा पर लगे बोर्ड पर अब खून से लिखा था, रात होने वाली है, दरवाजे बंद मत करना, क्योंकि मैं अब अंदर आ सकती हूँ। भैरवपुर का वो सन्नाटा अब मौत की चीख में बदलने वाला था। सोनाली अब केवल एक साया नहीं, बल्कि एक रक्त पिपासु महामारी बन चुकी थी। भैरवपुर का महाविनाश, अंतिम तांडव। जैसे ही सूरज ढला, गांव के घरों के दिए अपने आप बुझने लगे। हवा में लोहे जैसी खून की गंध फैल गई। गांव वालों ने अपने दरवाजे अंदर से बंद कर लिए थे, लेकिन वे भूल गए थे कि सोनाली अब उनकी परछाइयों में बस चुकी थी। भीषण मंजर। अचानक हर घर के अंदर से एक साथ चीखें गूंजने लगीं। सोनाली ने किसी पर हमला नहीं किया, बल्कि उसने गांव के ही मर्दों को एक एक करके अपनी सुंदरता के जाल में फंसा लिया।
खौफनाक चेहरा, जो कोई भी उसे देखता उसकी आंखें पत्थर की हो जाती और शरीर से खून के फव्वारे फूटने लगते। परछाई का खेल, दीवारों पर नाचती हुई परछाइयां अचानक इंसानों का गला घोटने लगी। सोनाली अब हवा में नहीं बल्कि लोगों के खौफ में तैर रही थी। अंतिम गूंज, गांव के मंदिर का घंटा अपने आप बजने लगा, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। लेकिन मंदिर के अंदर भी मूर्तियां रो रही थीं, उनकी आंखों से खून बह रहा था। सोनाली मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी अपने हाथों में आर्यन का कटा हुआ सिर लिए उसे सहला रही थी। उसका चेहरा अब पूरी तरह से फट चुका था, खाल लटक रही थी और अंदर से हजारों कीड़े रेंग रहे थे। उसने आसमान की ओर देखकर एक ऐसी अमानवीय चीख मारी कि भैरवपुर की हर कच्ची दीवार ढह गई। उसने फुसफुसाते हुए कहा, इंसानों ने मुझे डुबोया था, आज मैं इस पूरे गांव को अपने खून के तालाब में डुबो दूंगी। अगली सुबह एक वीरान कब्रिस्तान। अगले दिन जब सूरज निकला तो भैरवपुर नाम का कोई गांव बचा ही नहीं था। वहां न कोई इंसान था, न कोई जानवर। हर घर की दीवार पर खून से सोनाली का चेहरा बना हुआ था। आज का सच, आज भी अगर आप उत्तर प्रदेश के उस इलाके से गुजरें तो आपको नक्शे में भैरवपुर नहीं मिलेगा। वहां बस एक घना जंगल है और बीच में वो खौफनाक लाल तालाब। लोग कहते हैं कि अगर आप उस तालाब के पास खड़े होकर अपना नाम पुकारें तो पीछे से एक बहुत ही मीठी आवाज आती है, अंदर आ जाओ, यहाँ बहुत शांति है। पर याद रखना, वो आवाज सुनने वाला इंसान कभी दोबारा सूरज नहीं देख पाता।